Yes, students, we are just continuing our previous topic, means previous chapter accounting for debenture. Today we are going to discuss about the interest payment for debentures. Debentures के केस में इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होता है. So you know that कि डिबेंचर होल्डर को जब अपन डिबेंचर इशू करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उनको कुछ रिटर्न देते हैं. दैट पर्टिकुलर रिटर्न वुड बी नोन एज देयर इंटरेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 26 हमको क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है दैट बीजी लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर्स. उन्होंने 2000 डिबेंचर्स इशू करे. डिबेंचर का नाम क्या है? 12%. तो बेटा ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज़. 12% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट शेयर के केस में होता है तो रेट ऑफ डिविडेंड बन जाता है. 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज ऑन 1 अप्रैल 2012. द सेम वॉज फुल्ली सब्सक्राइब. सारे के सारे डिबेंचर्स को सब्सक्रिप्शन मिल गया. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड हाफ ईयरली. अपन को कैसे इंटरेस्ट पे करना है? हाफ ईयर के टाइम की बेसिस ऑन 30th सितंबर ऑन 31st मार्च. 30th सितंबर को 31st मार्च को दो बार अपन को इंटरेस्ट पे करना है. एंड TDS वुड बी 10%. TDS क्या होता है स्टूडेंट? तो क्या होता है कि जब भी हमको कहीं किसी सोर्स से इनकम होती है तो अपन को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, बट किसी चीज़ों पे फ्लैट टैक्स डिडक्ट हो जाता है. तो कंपनी के केस पे हमको जितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, यानी कि डिवेंचर होल्डर को जितना अमाउंट रिसीव होगा उसका कुछ परसेंट हम गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में देते हैं. तो वो हम ना देते हुए गवर्नमेंट डायरेक्टली हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेती है. आप ये ध्यान रखिए कि TDA मीन्स TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. जिस सोर्स से आपको इनकम जनरेट हुई है उसी सोर्स से आपका टैक्स भी क्या होता है? डिडक्टेड. सो वी नीड टू पास दी जनरल एंट्रीज. अपन को जनरल एंट्रीज पास करनी है तो अपन लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें. तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इशू करें हैं 2000 डिबेंचर. 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज 1412 को. दैट्स इट. 30th सितंबर को इंटरेस्ट देना है, 31st मार्च को इंटरेस्ट देना है और TDS है 10%. तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि एंट्री क्या होती है. तो आप लोगों को बताया है कि इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है. तो आप सोचिए इंटरेस्ट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए. तो उस केस में क्या होगा? हमको दो बार इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री अपन बनाएंगे 30th सितंबर 2012 को, यानी कि 30th सितंबर 2012 को एंट्री बन जाती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. क्योंकि इंटरेस्ट अपने लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. तो अपन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. साइमल्टेनियसली अपन ये क्या कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्रेडिट क्या कर देंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट. डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS अकाउंट. जनरल एंट्री हमारी सिंपल सी बन जाएगी. ठीक है. अपन ने जो इंटरेस्ट दिया है वो अपन ने दो पार्ट्स में दिया, एक डिबेंचर होल्डर को और एक टैक्स डिडक्टेड सोर्स, यानी कि अपन ने डायरेक्टली गवर्नमेंट के को दे दिया है कंज्यूमर, या फिर अपन सिंपल बोल सकते हैं डिबेंचर होल्डर के बिहाफ में. ठीक है. आपको सिर्फ ये समझने वाली बात जो है वो ये कि इंटरेस्ट डेबिट हुआ है जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस. डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ जस्ट बिकॉज अपन को होल्डर को पेमेंट करना है तो अपनी लाइबिलिटी बन गई. और TDS अपन ने डिडक्ट करके रख रखा है, अपन को पेमेंट करना है. दैट्स इट. तो अब अपन देखते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा. तो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, ये सोचिए. 2000. कितने थे नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 2000. एक डिबेंचर पे अपन ने कितने रुपए दिए? 100 रुपीज़ दिए. अल्टीमेटली कितने रुपए हो गए हमारे पास? 2 लाख रुपीज़. कितने हो गए? 2 लाख रुपीज़ हो जाते हैं. ठीक है. 2 लाख रुपीज़. अब इसका अपन को कितना परसेंट निकालना है? 12%. कितना परसेंट निकालना है? 12% निकाल लिया अपन ने. 00 से 00 कैंसिल हुए. 12 2 जा 24 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने? 3 से, मतलब 30 लगा देंगे. दैट्स इट. 12 2 जा 24 और 000. ये तो अपने पूरे ईयर का इंटरेस्ट निकला. बट अपन को इंटरेस्ट दो पार्ट्स में देना है, यानी अपन को हाफ पहले देना है, हाफ बाद में देना है. क्योंकि उन्होंने बोला ना 30th सितंबर, तो अपन काउंट कर लो. हमने डिबेंचर इशू करे थे 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 30th सितंबर तक के बीच में कितने दिन हो जाते हैं? 6 मंथ्स हो जाते हैं. तो अपन को 6 मंथ का इंटरेस्ट पहले देना है, फिर बाद में 6 मंथ का. तो अपन लिख दो सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास अल्टीमेटली अमाउंट आ जाता है 12,000. ये एक बार में अपन को कितना इंटरेस्ट देना है? 12,000. ठीक है. और 12,000 में भी दो पार्ट्स है. अपन को कुछ को TDS देना है यानी गवर्नमेंट को देना है, और कुछ अपन को डिबेंचर होल्डर को देना है. तो क्वेश्चन ने डायरेक्ट बोला 10% TDS काटना है, यानी 12,000 का 10% कितना होता है? 1,200. 1,200 का TDS डिडक्ट कर देंगे. रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बेटा? तो 90%. 90,000 यानी 10,800. एक मिनट में लिख नहीं पा रही हूँ. ओके. जो नेक्स्ट अमाउंट होगा वो होगा 10,800 यानी 90%. ठीक है. तो अपन ने वही अमाउंट को लिखा है. दैट्स इट. और कुछ नहीं करा है. अब एंट्री देखिए आप. एंट्री हो जाती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS 12,000. डिबेंचर होल्डर को अपन को देना है 10,800 और TDS देंगे 1,200. नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं. तो नेक्स्ट केस में एंट्री हो जाती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. होल्डर को पेमेंट करेंगे नेक्स्ट डे. TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. दैट्स इट. 30th सितंबर को अपन ने पेमेंट कर दिया. तो डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए दे दिए? 10,800. TDS के कितने काटे? 1,200. तो टोटल बैंक में कितने पैसे हो गए? 12,000. क्लियर.
ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अब अपन को क्या करना है। अब अपन को 31 मार्च को फिर से आ गया पेमेंट करने का, तो 31 मार्च को पेमेंट कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सिंपल जो पहले हो रही थी, टू डिबेंचर होल्डर टू TDS, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट कितने रुपए से आ जाएगा, 12,000। अभी कैलकुलेट किया, डिबेंचर होल्डर को कितना देंगे, 90% यानी 10,800, और TDS में कितना देंगे, 10% इज इक्वल्स टू 1,200। दैट्स इट। नेक्स्ट डे अपन पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,800, 1,200, अल्टीमेटली 12,000। दैट्स इट। अब जैसे ही अपन को पता पड़ा कि अपना ईयर एंड तो हो गया, तो अब अपन देखो, आपको पता पड़ गया होगा कि देखो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट था, डेबिट हो गया यानी सेट ऑफ हो गया, TDS क्रेडिट था, TDS डेबिट हो गया, सेट ऑफ हो गया, कोई दिक्कत। अब ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये हमको क्या करना है, सेट ऑफ, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो ईयर एंड पे कहाँ पे चले जाते हैं, P&L में। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट एक बार डेबिट था, फिर दूसरी बार डेबिट हुआ 31 मार्च को, यानी 2 बार क्या हो चुका है ये डेबिट। तो ये कहाँ राइट ऑफ होना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, ईयर एंड पे P&L में। तो अपन एंट्री बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये क्लोज कहाँ होता है अकाउंट, ये नॉमिनल है। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो ये क्लोज कहाँ होगा, P&L में। तो अपन लिख देते कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। जैसे अपन ने पार्टनरशिप के केस में आपने सीखा ही था, ईयर एंड पे जो भी प्रॉफिट होता था वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता था, या पार्टनर को सैलरी देते थे तो P&L एप्रो में डालते थे, ठीक है, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। वैसे ही अपन ने एक्सपेंसेस इनकर्ड करे, इंटरेस्ट दिया अपन ने एक तरीके से, तो अपन ने उसको डाल दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो लिख देते हो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 24,000। स्टूडेंट अब एक बार है ना इनका नरेशन देख लीजिए आप। नरेशन वैसे आपको बता देती हूँ मैं कि कौन सी एंट्री में क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, जैसे ही अपन ने इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, पेमेंट नहीं होता डायरेक्ट, पहले ड्यू होता है, तो फर्स्ट एंट्री का नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ड्यू ऑन, पेन नहीं चल रहा, डिबेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही बैंक वाली एंट्री आएगी अपन नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो जब भी होल्डर वाली एंट्री आएगी तो अपन ड्यू करेंगे अमाउंट, और जब बैंक वाली एंट्री आएगी तो पे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में फिर होल्डर आ गया, यानी इसमें नरेशन क्या होना चाहिए, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, बैंक के केस में बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, पे हो जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर हो जाएगा बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। दैट्स इट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।